दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट हिंदी इलेक्टिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों संकाय के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें और इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन व आंसर को आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और परीक्षा से पहले इन सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से रट लीजिएगा, रिविजन जरूर कर लीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका खंड क में है, जो कि इसमें निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 1 से 5 के उत्तर दीजिए। दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए, ये आपका गद्यांश दिया गया है, इसको आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका आंसर आप लोगों को यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस गद्यांश को अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए, गद्यांश में दिया गया है कि धन की चाह व्यक्ति को नाश की ओर ले जाती है। धन की चाह कभी समाप्त नहीं होती, वह धन प्राप्त होने पर और बढ़ जाती है। धन लिप्स्या अथाय सागर की तरह है, यानी कि धन का जो लालच है वो एकदम सागर की तरह जो है बढ़ता रहता है। इसका कोई जो है था नहीं है, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है। इसके तल की था नहीं पाई जा सकती। जो व्यक्ति धन की उत्कृष्ट कामना से ग्रसित होता है, वह नीच से नीच काम कर सकता है। उसे अपने सम्मान की भी कोई चिंता नहीं होती। सम्मान को बेचकर उसे धन मिलता हो तो भी वह नहीं चूकता। समाज उसे चाहे हे दृष्टि से देखता हो, यानी कि दोस्तों उसका हीन दृष्टि से देखता हो, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वह धन के लिए किसी भी आगे गिड़गिड़ा सकता है और शब्द सुन सकता है। इस तरह धन लिप्सा के सागर में उसका सम्मान पूरी तरह से डूब जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोगों ने गद्यांश पढ़ा, यह जो है पूरी तरह से जो है ये जो है धन से संबंधित है, यानी कि धन की जो लालसा है, धन की जो इच्छुकता है, लिप्सा है, ये काफ़ी जो है भयावह है और काफ़ी बुरी है, जो कि यहाँ पे इसके सम्मान जो है, व्यक्तियों के सम्मान पूरी तरह से डूब जाता है और वह सम्मान जो है लालच के चक्कर में खो देते हैं। तो इसके संबंध में हम लोग को देख लिए। इसको चलिए आपके क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आंसर की ओर। तो इसके साथ में कॉपी और कलम निकाल लीजिए और कॉपी कलम से आप लोग जो है इसको अच्छे से आप लोग नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला सवाल इस गद्यांश से दिया गया है कि धन की चाह मनुष्य को किस ओर की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, उसको विनाश की ओर ले जाता है, यानी कि लिप्सा जितना रहेगा, यानी कि लालच जितना रहेगा उसका उतना विनाश होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, विनाश की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार किसके तल की कोई था नहीं होती है। दोस्तों, धन की लिप्सा की कोई जो है था नहीं होती है, यानी कि धन की लालच रूपी सागर आपके मन में बसा हुआ है तो उसकी था नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है तीसरा नंबर कि कैसे व्यक्ति समाज में नीच से नीच कम सम्मान की चिंता किए बिना ही कर देते हैं। यानी दोस्तों, अगर उसको धन की जो है उत्कृष्ट कामना की जो है ग्रसित व्यक्ति है तो वो जो है अपने ऊपर जो है उसे गाली गलौज भी दीजिएगा तो वो सुन लेगा, उसको नीच भावनाओं से भी देखेंगे तो वो सह लेगा। लेकिन दोस्तों, यानी कि मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर जिन व्यक्तियों को धन की उत्कृष्ट कामना से वह ग्रसित है तो वह जो है धन के प्रति जो है वो अपना सामान जो है पूरी तरह से खो देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आपका जो 3 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे चौथा नंबर दिया गया है कि धन लोलुपों को समाज कैसे दृष्टि से देखता है। तो हे दृष्टि से देखता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश की शीर्षक बताइए। तो दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया कि इस गद्यांश में पूरी तरह से किसके प्रति था, यह जो है पूरी तरह से फोकस किया गया था धन की लिप्सा का। ठीक है, यानी कि धन की लालच का। तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा धन लिप्सा का परिणाम, यानी कि जो धन की लिप्सा में लिपट जाते हैं, पूरी तरह से समाहित हो जाते हैं, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक का उत्तर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे पद्यांश दिया गया है 4 लाइन, तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, मैं इसको पढ़ के ही बता देता हूँ। तो
देखिए यहाँ पे पद्यांश में दिया गया है कि भटक गया है देश दलों के बीहड़ वन में, कदम कदम पर संयम ही उगता है मन में, नेता क्या है निज निज गुट के महापात्र है, राष्ट्र कहाँ है शेष शेष बस राज्य मात्र है। तो इस पंक्ति में जो भी बातें कही गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आप लोगों को यहाँ पे बातें जो है बताई गई है। इसके रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए हैं उसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 6ठा नंबर क्वेश्चन जो कि पद्यांश से रिलेटेड था। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि देश किसके बीहड़ वन में भटक गया है। तो दोस्तों राजनीतिक दल के बीहड़ में भटक गया, तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है कि वन में हमेशा यानी कि मन में जो हमेशा जो है संशय क्यों उत्पन्न होता है। तो दोस्तों यानी कि भविष्य की चिंता के कारण जो है संशय बराबर उत्पन्न होती रहती है, तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर दिया गया है कि यहाँ राष्ट्र का क्या आशय है। तो राष्ट्र का आशय है एकजुट देश, यानी कि दोस्तों में देशों में क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। ठीक है, यानी एकजुट होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो दोस्तों इसका शीर्षक क्या होनी चाहिए, देश और नेता, यानी कि एक तरफ देश है और एक तरफ नेता है, तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट करते हुए मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने कॉपी में नोट कर लिया है और आप इसे कर रहे हैं और इसकी तैयारी आप अच्छे से कर रहे हैं। नीचे एक बार जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर दिया गया है कि संशय शब्द का अर्थ क्या होता है। संशय का अर्थ होता है संदेह। ठीक है, संदेह यानी कि हम लोग कहते हैं हम उस पर जो है संशय हो रहा है, यानी कि संदेह हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर दिया गया कि निबंध का अंतिम भाग कहलाता है। तो निबंध का अंतिम भाग कहलाता है निष्कर्ष, यानी कि दोस्तों उसका जो निष्कर्ष अब क्या निकलने वाला है यही आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, निबंध का अंतिम भाग क्या होगा, निष्कर्ष होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर दिया गया कि निबंध लेखन में विचारों की अभिव्यक्ति होती है। तो विचारों की, कौन सी विचारों की, तो मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर दिया है कि समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग प्रचलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा महोदय शब्द का। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूचना देना और शिक्षित करना, यानी सूचना के माध्यम से आप लोगों को शिक्षित किया जाता है, यही संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट कर लें। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, तथ्यात्मक होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों अगर वो रिपोर्ट में जो भी जानकारी मिली है उसका जो है तात्पर्य होना चाहिए कि वह जो है तथ्य से जुड़ा हो, उसका जो है विचार जो है वो जो है जानकारी पूर्ण हो, यानी इंफॉर्मेशन हो, यानी तथ्यात्मक होनी चाहिए। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर दिया गया है कि पीटीआई क्या है। तो पीटीआई जो है समाचार एजेंसी है, याद रखेंगे। ठीक है, पीटीआई क्या है, समाचार एजेंसी है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर दिया गया है कि पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय कर रहता है। तो इसका आंसर होगा जिज्ञासा, यानी दोस्तों पत्रकारिता में अगर जिज्ञासा नहीं है तो उसका जो मूल भाव जो है सक्रिय नहीं होगा। इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जिज्ञासा, यानी जितना जिज्ञासा होगा उतना ही पत्रिका जो है काफी प्रभावित होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 8वां नंबर दिया गया है कि सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं बल्कि ये श्रव्य माध्यम है, यानी कि दोस्तों ये सुनने का माध्यम है, यानी कि रेडियो के द्वारा जो है हम सुनकर ही उसका जो है मनोरंजन ले सकते हैं, उसका जो है आनंद उठा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, यानी सूचना मिलती है। इसको इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यह जो है पूरी तरह से श्रव्य माध्यम है, यानी कि सुनने का माध्यम है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर दिया गया है कि साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार जो है प्रकाशित होती है। तो साप्ताहिक मतलब हो गया एक, ठीक है, यानी कि सप्ताह में एक बार जो है यह पत्रिका जो है प्रकाशित होती है, तो ऑप्शन ए सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर दिया गया है कि स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का एक रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा खोज परख पत्रकारिता। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया निर्देश में निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 23 का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ 4 लाइन जो है काव्यांश दी गई है, जिसमें लिखा है कि शहरी बनियों सा वह भी उठ
क्यों बन जाता है महाजन, रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन, यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन। तो इस दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यह जो पद्यांश दिया गया है ये शहर से रिलेटेड दी गई है और इस शहर से रिलेटेड जो पद्यांश है उससे रिलेटेड जो यहाँ पे प्रश्न पूछे गए उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हिंदी के जो है संध्या का बाद वाला जो चैप्टर है उसी से यह पंक्ति ली गई है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर दिया गया कि प्रस्तुत कविता में कौन सी व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समायवादी। ठीक है, यानी कि साम्यवादी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 23 नंबर दिया कि शहरी बनियों के समान किनके महाजन बन जाने का कल्पना की गई है, यानी कि गांव के दुकानदारों की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अधिकतर क्या होता है कि जो गांव के दुकानदार है वो शहरों की तरह जो है व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये कहा गया है कि शहरी बनियों के समान किनके महाजन, यानी कि महाजन किसको, महाजन जो है गाँव के जो दुकानदार है उनको कहा गया है, और शहरी बनियों किसका, यानी कि गाँव के जो लोग हैं वो शहर में जाकर जो है अपना व्यापार करते हैं, दुकान लगाते हैं, उसी की यहाँ पे कल्पना की गई है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 24 नंबर दिया गया है कि नींद उजट जाती है किनकी रचना है। तो दोस्तों यह जो है नरेंद्र शर्मा जी का जो है रचना है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कवि नरेंद्र शर्मा ने भीतर के दुख स्वप्नों से भयावह किसे माना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाहर के अंधकार को। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि दुख सपनों में, यानी सपनों में जो दुख आते हैं उसके से भी खतरनाक जो है ये बाहर का जो अंधकार है, बाहर की जो ये दुख है वो काफ़ी ज़्यादा जो है भयावह है, यानी कि सपनों की दुनिया से अलग है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बाहर के अंधकार को जो यहाँ पे भयावह कहा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर दिया गया कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी विशेषता है या व्यवस्था है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों गरीबी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि शिक्षकता, ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ दिया है सिकता सलील समीर सदा से पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रास। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर दिया गया है कि जाग तुझको दूर जाना कविता में क्या प्रेरणा दी गई है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा कठिनाइयों से जूझने की जो है प्रेरणा दी गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर दिया गया है कि महादेवी वर्मा को अपने किस काव्य व्यक्ति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा यामा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। याद रखेंगे किसका होगा, यामा का। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है ना अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। और मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि जितने भी कविता हैं, जितने भी रचना है, उन सभी के जो है रचनाकार, कवि, सभी का याद रख लेना है। कविता, लेखक, उन सभी का भी नाम आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि वो जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए उसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है 30वां नंबर की प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे दिया गया है निर्देश में कि संख्या 31 से 33 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो है कुछ छोटी से जो है गद्यांश दी गई है, इससे रिलेटेड जो प्रश्न है उनका भी आंसर मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले इस गद्यांश को भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए लिखा है कि सारा घर मक्खियों से भिनभिना रहा था, आंगन की अलगनी पर कई पैबंद लगी, एक गंदी साड़ी टांगी थी, दोनों बड़े लड़कों का वहां कहीं पता न था, बाहर कोठरी में मुंशी जी औधे मुंह होकर ऐसी निश्चितता से सो रहे थे मानो 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी ना हुई हो, या फिर मानो उन्हें शाम की
या शाम को किसी काम की तलाश में कहीं जाना ना हो। तो यानी कि यहाँ पे जो है दोस्तों यह जो पंक्ति ली गई है आपसे बुक्स आपकी किताब से यहाँ पे जो है लिया गया है, और इस पंक्ति को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इससे रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 31 नंबर सवाल यहाँ पे दिया गया है कि प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकांत। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह जो है पंक्ति जो ली गई है दरिद्रता से ली गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है सवाल दिया गया है कि घर में मक्खियों की भिनभिनाना पंक्ति से घर की कैसी अवस्था का संकेत मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दरिद्रता का। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा दरिद्रता। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर दिया गया कि विभाग की क्लर्की से किसकी छटनी हुई है, तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद की। ठीक है, तो ऑप्शन बी ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि ज्योतिबा फुले ने, ठीक है, यानी कि ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर जो है प्रहार किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूढ़िवादी मानसिकता पर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गजानन माधव मुक्ति बोध के अनुसार व्यवहारिक सामान्य बुद्धि क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपनी बुद्धि विवेक से लोगों को प्रसन्न करना अर्थात खुश करना। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर दिए गए हैं, तो यहाँ ध्यान देंगे। लिखा है कि जयदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसे बीता, तो दोस्तों यानी कि जयदेव की जब पिटाई की गई उसके बाद सभी मजदूर जो है पूरी तरह से भय में थे, पूरी तरह से दहशत में थे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा भय और दहशत में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उसकी माँ कहानी के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा उग्र। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है कि अभिधार्य एक होते हुए भी धव्यनार्थ्य और काव्यार्थ अलग अलग हो जाते हैं, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है, तो इसका आंसर हो जाएगा नय की जन्म कुंडली। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है कि हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र ने। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अंधेरे या अंधेर नगरी नाटक का, यानी आप लोग पढ़े होंगे अंधेर नगरी चौपड़ राजा वाला, उसी से यहाँ पे छोटा सा पंक्ति में दिया गया है कि अंधेर नगरी नाटक की रचना किसने की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ये हो जाएगा भारतेंदु और हरिश्चंद्र। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंडे के छिलके पाठ में बिना अंडे का क्या बना रही है, तो इसका आंसर होगा हलवा बना रही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 42 है कि शरत चंद्र लिखित उपन्यास का नाम बताइए, तो इसका आंसर होगा श्रीकांत। ऑप्शन सी। अगला है कि आवारा मसीहा में लेखक ने शरत चंद्र की तुलना किससे की थी, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा रॉबिन हुड से किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसकी मृत्यु के बाद मकबूल घर में गुमसुम सा रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दादा का मृत्यु के बाद। ठीक है, तो यानी कि उसके दादा का इंतकाल होने के बाद जो है मकबूल जो है वो अपने घर में जो है गुमसुम सा रहने लगता है, तो ऑप्शन जो है इसका सी सही आंसर होगा 44 का। इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए जो है काफ़ी VBI है, इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो है कई सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में डायरेक्ट जो है देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा और मैं बार बार कहता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अंडे के छिलके पाठ के आरंभ में अम्मा की कैसी तस्वीर उभरती है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा परंपरावादी स्त्री के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वे सभी क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इनको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। और दोस्तों और भी सब्जेक्ट का जो है वीडियो पहले से अपलोड कर दिया गया है, एक बार आप लोग जो है प्लेलिस्ट भी चेक जरूर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप वीडियो सेशन के बाद जो है प्लेलिस्ट सेशन में जाकर आप अपना क्लास का जो है वीडियो देख पाएंगे, नहीं तो आप जो है आई बटन पर भी देख सकते हैं। और दोस्तों आपसे भी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, और आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलता है नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।